हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज 21 नवंबर को नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था। तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके पेपर का हम यहाँ पर फुल डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो पेपर आया था उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे बने थे फर्स्ट पेपर में जो बिल्कुल हम करंट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑलमोस्ट कुछ टीचरों ने नहीं पढ़ाया होगा, कुछ ने पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं उन टॉपिकों को भी यहाँ पर अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यदि आप नेट जेआरएफ की बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट का आप बिल्कुल सीरियसली लेकर एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपकी अब तक बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, लेकिन अब आप तैयारी में बहुत अच्छे से जुटे हुए हो, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं जितनी भी शिफ्ट होंगी हर एक शिफ्ट का फुल डिटेल से एनालिसिस लेके आऊँगा। और जो क्वेश्चन नया रहेगा, जो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा, उसको मैं यहाँ से बिल्कुल फुल डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को अपने जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर कर दो। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं पेपर की। देखो, पेपर बिल्कुल एक एवरेज टाइप का पेपर आ रहा है, जिसको हम डिफ़िकल्ट पेपर नहीं बोल सकते। जो 2020 का पेपर था बिल्कुल उसी लेवल का पेपर आ रहा था। ठीक है, बहुत ऐसे नहीं आ रहा है कि चलो हम ऐसे सोचो कि यार 1 साल बाद पेपर आ रहा है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज टाइप का पेपर आ रहा है जैसा 2020 में आया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर सबसे पॉजिटिव पॉइंट पेपर में ये है कि मैचिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं। और जब पेपर में मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो पेपर अपने आप ही थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि 4 मैचिंग के ऑप्शन होते हैं, 1-2 हमें याद होते हैं, 1-2 नहीं याद होते, तो भी हम क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पेपर को चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन आया था दोस्त से रिलेटेड। उसने 8-10 नीचे लाइन दी थी और उसमें से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से कम्युनिकेशन के बैरियर हैं, कम्युनिकेशन में दोष हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ाया होगा बहुत गजब तरीके से, तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। बैरियर इन कम्युनिकेशन जो कल भी रिपीट हुआ था, आज भी उसी टाइप से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम बात करें, देखो रैम से क्वेश्चन था, रैम की फुल फॉर्म था, रोम की फुल फॉर्म था, HDD थी, तो इनसे रिलेटेड एक मैचिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, HDD, रैम, रोम, इससे मैचिंग का क्वेश्चन था, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। इसके अलावा देखो, कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया था, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, इन सभी को मैचिंग का क्वेश्चन कि इनको अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या होता है, यहाँ तक तो हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इससे आगे जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम भूल जाते हैं कि पहले पेराबाइट आएगा, पेटाबाइट आएगा या टेराबाइट आएगा, पहले जेटाबाइट आएगा या हेक्साबाइट आएगा। ठीक है, यहाँ से हम भूलना या कंफ्यूज होना चालू कर देते हैं। और ध्यान रखना, एग्जामिनर है बहुत टैलेंटेड है, वो यहीं से कंफ्यूज करता है, क्योंकि यहाँ तक तो हम ऑलमोस्ट मेमोरी यूज करते रहते हैं। हम MB, GB ये तो हम ऑलरेडी सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और पेपर वाला क्या करता है, यहीं से हमें पेपर में कंफ्यूज करके और ऑप्शन डालता है, हम आते आते गलत करके आ जाते हैं केवल कंफ्यूज की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो, सबसे पहले तो एक बार यहाँ से सीक्वेंस बता देता हूँ, फिर याद करने की ट्रिक भी बताऊँगा आपको मैं। सबसे छोटा होता है बिट, बिट से बड़ा होता है निबल, एक निबल और होता है जिसमें 4 बिट होते हैं। ठीक है, 4 बिट मिलकर एक निबल का निर्माण करते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। बिट से बड़ा निबल, निबल से बड़ा बाइट होता है, एक बाइट में 2 निबल होते हैं। ठीक है, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर GB, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, योटाबाइट के बाद आता है ब्रोनोबाइट, और फिर आता है जियोबाइट। ठीक है, तो ये हैं सारे बाइट। कैसे? ये हैं आरोही क्रम में, स्टोरेज कैपेसिटी के बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब मैं इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, मैंने याद करने की ट्रिक खुद ने बनाई है। अभी जब यहाँ से कल भी क्वेश्चन आया, आज भी आया, तो मैंने ये ट्रिक तो अभी ही बनाई है, बहुत शानदार वाली ट्रिक है। बाकी मैं अपनी क्लास में यहाँ तक का तो पढ़ाया हुआ था विद ट्रिक से। ठीक है, बाकी मैं ये 2 पहले अपनी क्लास में शामिल नहीं किया था, ऐसा था कि बहुत लंबा नहीं पहुँचता, लेकिन हम तैयार कर लेते हैं, क्यों बिना काम रिस्क लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने ट्रिक में क्या किया, बाइट को B से रिप्रेजेंट किया, किलोबाइट को K से, मेगाबाइट को M से, गीगाबाइट को G से, टेराबाइट से T से, PB को P से, HEB हेक्साबाइट को
ई से, जेटाबाइट को जेड से, येटाबाइट को वाई से, बीबी ब्रोनोबाइट को बी से और जियोलोबाइट को जी से। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको रिप्रेजेंट किया इनके स्टार्ट के कीवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आप समझ सकते हो, जैसे किलोबाइट, एम बाइट, मेगाबाइट, एम बी बराबर एम लिख दिया, ये जी लिख दिया, ये टी लिख दिया, ये पी लिख दिया, ये ई लिख दिया, ये जेड लिख दिया, ये वाई लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये जी लिख दिया। ठीक है, तो जो इनका स्टार्ट का जो कीवर्ड है उससे मैंने क्या बनाया, इसका शॉर्ट टर्म बनाया। ठीक है, फिर मैंने ट्रिक में क्या किया, इस बी का मतलब बबलू रख दिया, के का मतलब के लिख दिया, एम का मतलब मामा, जी का मतलब जी, टी का मतलब ट्रेन, एम का मतलब पकड़कर, पी का मतलब पकड़कर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पी का मतलब पकड़कर, ई का मतलब इंग्लैंड, जेड का मतलब जू, वाई का मतलब येलो, बी का मतलब ब्लैक और जी का मतलब गॉड। ठीक है, और मैंने बना दिया भाई साहब कि बबलू के मामा जी ट्रेन पकड़कर इंग्लैंड में, इंग्लैंड जू में येलो ब्लैक गोट देखने गए। ठीक है, बबलू के मामा जी ट्रेन पकड़कर इंग्लैंड जू में येलो ब्लैक गोट देखने गए। ठीक है, अब आप किसी भी हाल में कंफ्यूज नहीं होंगे। बबलू का मतलब है बाइट, के का मतलब है किलोबाइट, मामा का मतलब है मेगाबाइट, जी का मतलब है गीगाबाइट, ट्रेन का मतलब है टेराबाइट, पकड़कर का मतलब क्या है, पेटाबाइट, इंग्लैंड का मतलब है हेक्साबाइट, जू का मतलब है जेटाबाइट, वाई येलो का मतलब है येटाबाइट और ब्लैक का मतलब है ब्रोनोबाइट और गोट जी का मतलब है क्या, जियोबाइट। गोट का मतलब क्या है, जियोबाइट। तो इसको आप एक बार अच्छे से रिपीट कर लेना, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है शाम की शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इसके अलावा फालसी से क्वेश्चन आया था, फालसी मैंने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा दिया था, न्याय संगत से क्वेश्चन था, प्रत्यक्षा से क्वेश्चन था। अब सबसे बड़ी बात आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन आया था, जो अभी 2020 में बनी थी, जिसे 2022 में लागू करना है। ठीक है, 5+3+3+4। अब कुछ लोगों को ऐसे रहेगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ाया होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बाकी मैंने तो पढ़ा दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। देखो, सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, जिसमें एक छोटा सा संशोधन हुआ था 1992 में, जिसको एक पॉलिसी के रूप में काउंट नहीं किया गया क्योंकि उसमें एक नाम मात्र का संशोधन हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ था, 99 में नहीं, 1992 में। ठीक है, उसके बाद तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, जिसे लागू किया गया था 2022 में। अब हम बात करते हैं जो ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो कस्तूरी रंजन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। ध्यान रखना, जो MHRD था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब उसका नाम बदल कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हो सकता है आगे क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। तो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, इसका नाम बदल कर दिया गया है क्या, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नया नाम कर दिया गया। अब पहले की शिक्षा नीति किस रूल पर आधारित थी, 10+2 पर आधारित थी। ठीक है, पहले की शिक्षा किस पर आधारित थी, 10+2 पर। अब की शिक्षा किस पर आधारित है, 5+3+3+4। ठीक है, अब मैं एक शब्द में यहाँ पर समझाता हूँ कि ये 10+2 क्या है। आपने ऑलमोस्ट यूज़ किया होगा कि जैसे आपका भाई है कौन सी क्लास में, 10+2 में, मतलब 12th में, 10+1 है मतलब 11th में, लेकिन हम ऑलमोस्ट यूज करते थे 10+2 12th। इसके अलावा आपने देखा हो तो बहुत सारी वैकेंसी आती है, जैसे SSC 10+2 की वैकेंसी आती है एक। ठीक है, SSC एक तो CGL की वैकेंसी निकालता है और एक SSC 10+2 की निकालता है। 10+2 का मतलब है 12th पास आउट। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10+2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 10+2 का मतलब है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, पहली क्लास से लेकर 12 क्लास तक की बात की गई है इस 10+2 में। मतलब भाई पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है।
राज्य सरकार की है। जैसे बंदा 12वीं पास करेगा तुरंत स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर कर देती है, ठीक है, कि अब तुम संभालो। जैसे सरकारी स्कूलों की बात करो, हम जब 12वीं तक पढ़ते हैं, यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो और आपने 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है तो आप किसके अंडर में थे? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थे। जैसे ही आप गवर्नमेंट कॉलेज में गए ग्रेजुएशन करने के लिए तो आप यूनिवर्सिटी के अंडर में आ गए, आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थे कॉलेज में, ठीक है। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से क्या करो, ग्रेजुएशन करो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट केवल 12वीं क्लास तक अपना अधिकार रखती है, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4, 5 4 9 6 15। अब आप सोचोगे कि 15 सर 15 कैसे, क्या आप ग्रेजुएशन तक को शामिल किया जाएगा इसमें? नहीं, अब मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे क्या सिस्टम है, ठीक है। इसको 4 चरणों में डिवाइड कर दिया गया, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। अब मैं एक एक को लेके समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो पहली जो एजुकेशन पॉलिसी 10+2 की, उसमें जो एजुकेशन की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 6 साल की एज तक, ठीक है। पहले की एजुकेशन पॉलिसी में माना गया था कि ऑलमोस्ट बच्चा पढ़ने की शुरुआत कब करता है? 6ठी क्लास से करता है। मतलब पहले जब 6 साल, सॉरी 6ठी क्लास से नहीं, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बोला गया था कि कोई भी बच्चा होता है ना, वो 6 साल की एज, जब उसकी 6 साल की एज हो जाती है उसके बाद वो स्कूल जाना चालू करता है, ठीक है। भाई हम खुद होंगे ऐसे जो 4-5 साल के बाद में स्कूल जाना चालू किए होंगे, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी मानती थी कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी बच्चा जब 6 साल का हो जाता है उसके बाद वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाना चालू करता है, ठीक है। लेकिन ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसमें 3 साल ही कर दिया, ठीक है, कि भाई 3 साल का होते ही आजकल पेरेंट्स हैं जो बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। फिर उसका जो नाक साफ करने की प्रॉब्लम है, उसकी सारा जो प्रोसेस होती है, जो उसकी माँ करती है, वो सारी वहाँ पर मैम करती हैं, टीचर्स करती हैं। और स्कूलों में अलग से ऐसे स्टाफ भी लगाए जाते हैं जिनका काम केवल उन छोटे छोटे बच्चों का, जो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, उनकी केयर करने का होता है। उनको खिलाना, वो रोने लग गए तो उनको मतलब बेला फुसला कर किसी भी तरीके से मनाना, उनको खाना खिलाना, उनका ध्यान रखना, उनका नाक साफ़ करना, उनकी आंखें साफ़ करना, उनके कपड़े साफ़ करना, ये सारा काम करते हैं। उनको सूसू करवाना, टॉयलेट करवाना, लैट्रिन करवाना, सारा काम वो स्टाफ करते हैं, ठीक है। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चा स्कूल कितने साल का जाना शुरू कर देता है? 3 साल का। अब हम लेते हैं पहला फंडा 5 साल वाला, 5+3+3+4, ठीक है। इसमें सबसे देखो कौन सी है, 5+3+3+4। हम सबसे पहले उठाते हैं 5 वाला, इसको बोलते हैं फाउंडेशन। ये जो पहली स्टेज है ना, इसको फाउंडेशन बोलते हैं और ये 5 साल की होती है, ठीक है, 5 साल की होती है। 3 साल का बच्चा क्या हुआ? पढ़ने के लिए गया, ठीक है। तो इसमें जो 5 साल की जो फाउंडेशन कोर्स है 5 साल का, ठीक है, 5 साल का हम फाउंडेशन कोर्स बोल सकते हैं इसको, बाकी हम कोर्स नहीं बोल सकते। चलो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये जो फाउंडेशन ये 5 साल का होता है, पहली स्टेज उसका नाम है फाउंडेशन, जो 5 साल की है। इस फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक 3 साल और एक 2 साल। 3 साल में क्या होगा? प्ले क्लासेज होंगी, जैसे पहले हम LKG UKG, ठीक है, अब क्या क्या होंगी? प्ले होंगी, फिर LKG होगी, फिर UKG होगी, ठीक है। उसके बाद 2 साल का होगा, 2 साल के में 1 साल पहली क्लास और दूसरी साल दूसरी क्लास, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन 5 साल का है, जिसमें 3 साल का प्ले क्लास रहेंगी, 2 साल की क्या रहेंगी? पहली और दूसरी क्लास, जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ये क्यों एग्ज़ाम नहीं होगा, ये क्यों? क्योंकि देखो छोटे बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। हम एक ऐसा बचपन था जहाँ पर पहली क्लास में टीचर रैप्टा मार मार के गाल लाल कर देता था, लेकिन अब टीचर स्टूडेंट के हाथ में नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है कि भाई अब शुरू के 5 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा, 3 साल तक बच्चों को स्कूल में खेलना सिखाया जाएगा, उनको खेलने की एक्टिविटी लाई जाएंगी। इसके अलावा पहली और दूसरी क्लास में भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये इसलिए किया गया है जिससे कि बच्चे स्कूल जाने से ना डरें। जब वहाँ पर खेल खिलाया जाएगा तो बच्चा खुद ही तैयार होगा कि नहीं मम्मी मैं स्कूल जाऊँगा, वहाँ पर खेलेंगे, कल उसके साथ खेला था, कल वो हारा था, कल वो जीता था, ठीक है। उसके बाद अगला आता है स्टेप 3 साल वाला, 5+3+3+4। नेक्स्ट आता है 3 साल वाला, जिसको हम प्रीपरेटरी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे,
क्या हो जाएंगे, यहाँ से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और इन 3 साल में कौन कौन सी क्लास शामिल होंगी, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेज है वो तीसरी क्लास से शुरू होती है, चौथी क्लास और 5वीं क्लास, इन 3 साल की 3 क्लासों तक चलती है सेकंड स्टेज, जिसमें बच्चों को एक्टिविटी सिखाई जाएंगी। एक्टिविटी कैसे, जैसे बहुत सारे बॉक्स दे दिए, उनसे कहा कि जैसे एक भारत आपके घर में यदि छोटे बच्चे होंगे ना तो आपको पता होगा एक्टिविटी आजकल करवाते हैं, यदि नहीं है तो मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो एक हाथी था, ठीक है, एक हाथी है और उस हाथी को बनाया गया छोटे छोटे टुकड़ों से। टीचर क्या करते हैं, उस हाथी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको चारों तरफ निकाल कर और एक जगह डाल देते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं। फिर बच्चे को कहा जाता है कि इन टुकड़ों को जोड़कर वापस हाथी बना। ठीक है, ऐसे ही भारत का मैप होता है, ऐसे वर्ल्ड का मैप होता है। तो इस तरीके से उन्हें एक्टिविटी भी सिखाई जाती है और उनको स्टडी भी दी जाती है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेज है उसमें सबसे मेन बात है कि उसमें जो लैंग्वेज रहेगी, पढ़ाने की जो लैंग्वेज रहेंगी वो 2 प्रकार की रहेंगी। कोशिश करो कि आप उनकी जो मातृभाषा है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाओ या फिर नेशनल लैंग्वेज में। देखो इसमें ऐसा फिक्स नहीं किया गया कि आप क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाओ, ठीक है, वो जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स और जो स्कूल है उसके रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। कोई स्कूल चाहता है कि मैं क्षेत्रीय जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें मैं एजुकेशन नहीं दूंगा, मैं केवल नेशनल लेवल जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें एजुकेशन दूंगा, तो वैसे दे सकता है। और ऐसे भी बाउंडेशन नहीं है स्टूडेंट के ऊपर कि वो नेशनल लेवल में ना ले या फिर वो रीजनल लैंग्वेज में नहीं, मतलब खुद पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो रीजनल लैंग्वेज में अपनी 2 साल, ये जो तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास है ये आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहो तो उसमें पढ़ सकते हो। रीजनल का मतलब अपनी क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। आपके मम्मी पापा नहीं बोलते वो बिल्कुल के कर रहे हो चाहे के ना कर रहे हो, मतलब आप जो बिल्कुल घरासू सीखा था। अब या मेरी लैंग्वेज है जो कैसी है, मेरी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा या तो पेरेंट्स पर, स्टूडेंट पर और स्कूल पर, ठीक है। यहाँ पर फिक्स रूल नहीं है इस दोनों लैंग्वेजों में। उसके बाद आता है मिडल स्टेज, तीसरी स्टेज जो कि 3 साल की है। इसमें इंडियन लैंग्वेज पर फोकस किया जाएगा। जो रीजनल लैंग्वेज है उससे डिस्टेंस बना दी जाएगी, रीजनल लैंग्वेज को हटा दिया जाएगा और फिक्स कर दिया जाएगा कि अब आप नेशनल लैंग्वेज को ही फॉलो करो, ठीक है। और ये रहेगी 6ठी, 7वीं और 8वीं, इन 3 क्लासों में, ठीक है। तीसरी स्टेज स्टार्ट होती है 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास से। इसमें कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर वगैरह का, इन चीज़ों का। वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा। वोकेशनल का मतलब है जैसे आप 6ठी क्लास में हो, आप चाहते हो कि यार मैं सिलाई सीखूं, सिलाई सीख ले। आप चाहते हो मैं माली का काम करूं, माली का काम कर ले। आप चाहते हो मैं कुकिंग का काम करूं, कुकिंग का सीख ले। मतलब जो आप चाहो ना वो सीख सकते हो। और सबसे स्पेशली बात, इनके आपको नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। मैथ का ज्ञान दिया जाएगा, साइंस का ज्ञान दिया जाएगा और आर्ट्स का ज्ञान दिया जाएगा। ये थी तीसरी स्टेज जो 6ठी, 7वीं और 8वीं इन 3 क्लासों के लिए है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज, जिसको हम चौथी स्टेज बोल रहे हैं, जो 4 साल की थी, 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। तो हम इस चौथी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें फॉरेन लैंग्वेज को इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। कि अब कोशिश करो कि बच्चों को आप फॉरेन लैंग्वेज सिखाओ, कोशिश करो कि बच्चों को आप फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान दो, ठीक है। और ये जो चौथी स्टेज है, और ये जो चौथी स्टेज है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 4 क्लासों की है, ठीक है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 क्लासों की चौथी स्टेज है। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। पहले कैसा होता था, अब तक कैसा हो रहा है पेपर, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा। जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उनका कोई मतलब नहीं होता, और जो ईयरली एग्ज़ाम है उनके आधार पर हमारा रिजल्ट निकलता था। लेकिन अब क्या होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे। ये हम कह सकते हैं कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है और जो ईयरली एग्ज़ाम है, इन दोनों का रिजल्ट मिलाकर फिर रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब सेमेस्टर वाइज क्या होंगी, क्लासेज होंगी। 9वीं में सेमेस्टर रहेगा, 10वीं में रहेगा, 11वीं में रहेगा, 12वीं में रहेगा। मतलब साल में पहले जहाँ 1 बार परीक्षा होती थी जिसके आधार पर रिजल्ट बनता था, अब 2 बार परीक्षा होंगी जिसके आधार पर रिजल्ट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रीम का सिस्टम हटा दिया। जैसे 10वीं पास किया, 10वीं पास करते दिमाग में क्वेश्चन बनता था कि भाई बता, मैथ लेगा, बायो लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा, क्या लेगा बता।
ठीक है, हम सोचते थे यार अच्छी परसेंट बन गई, मैथ ले लेते हैं, कम बनी आर्ट्स ले लेते हैं, मतलब वो खुद पर डिपेंड करता था, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता था। हम मैथ ले लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, बायो ले लिया, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें 3 सब्जेक्ट ले लिए वो पढ़ रहे हैं, ऐसा चलता था सिस्टम। ठीक है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको हटा दिया गया। अब आप खुले हो, आप कैसे भी घूम फिर के कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हो। आप चाहो कि यार मैं EFM पढ़ूंगा, चल एक EFM ले ले। आप चाहो कि यार एक मेरे को मैथ ले लेना चाहिए, मैथ ले ले। आप चाहो कि यार एक मेरे को ज्योग्राफी ले लेना चाहिए, ज्योग्राफी ले ले। ठीक है, अब आपके पास एक सब्जेक्ट EFM, एक सब्जेक्ट आपके पास मैथ है और एक सब्जेक्ट आपके पास ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी आर्ट्स का सब्जेक्ट, मैथ साइंस का सब्जेक्ट और EFM कॉमर्स का सब्जेक्ट। अब बताओ आप क्या बोलोगे? BA भी नहीं बोल सकते, BCom भी नहीं बोल सकते और BSc भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो वो सब्जेक्ट ले सकते हो आप। ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग, रटने पर फोकस हट जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा की जाएगी, आप में सोचने की कैपेसिटी पैदा की जाएगी। अब तक आप पढ़ते थे कि महात्मा गांधी ने ये आंदोलन किया, महात्मा गांधी ने ये आंदोलन किया। अब आप पढ़ोगे कि महात्मा गांधी यदि ये आंदोलन नहीं करता तो क्या होता, यदि महात्मा गांधी नहीं होते तो आज देश की सिचुएशन क्या होती। आपने ये क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा आज तक, लेकिन आगे के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी नहीं पैदा होते तो देश की सिचुएशन क्या होती, भगत सिंह नहीं होता तो क्या होता, ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, 1947 में देश आज़ाद नहीं होता तो आज क्या हालत रहती। ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग पैदा की जाएंगी बच्चों में। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बारे में बता देता हूँ। देखो, जब हम मैथ साइंस आर्ट्स कॉमर्स ऐसे सब्जेक्ट लेते थे तो आर्ट्स वाले BA करते थे, साइंस वाले BSc करते थे, कॉमर्स वाले BCom करते थे, कॉमर्स वाले BBA कर लेते थे, ऐसा होता था सिस्टम। लेकिन अब तो सारा मिक्स है, आपने मैथ ले लिया, EFM ले लिया और ज्योग्राफी ले लिया। ठीक है, तो आपने न तो साइंस लिया, न आर्ट्स लिया, न कॉमर्स लिया, और कहीं तो आपने आर्ट्स भी ले लिया, कॉमर्स भी ले लिया, साइंस भी ले लिया। तो जब ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या कर दिया, अब आपका BA BSc ये नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, यदि ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया टोटल। ठीक है, यदि आप 1 साल पढ़ रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ग्रेजुएशन का, आपने 2 साल पढ़ ली तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, आपने 3 साल कर ली ग्रेजुएशन तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और आपने ग्रेजुएशन 4 साल की कर ली तो आपको रिसर्च मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे नहीं है। पहले क्या होता था, कोई कैंडिडेट 3 साल तक पढ़ा, 3 साल की BSc है, 2 साल पढ़ लिया, तीसरे साल किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया तो उसको कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, वो ग्रेजुएट होता ही नहीं था, उसकी जो 2 साल की पढ़ाई थी वो भी बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब नहीं, आपने पहले मिशन लिया कि मैं 4 साल का ग्रेजुएशन करूंगा, लेकिन किसी कारणवश आप केवल दूसरी साल तक ही पढ़ पाए, आगे नहीं पढ़ पाए तो आपको तुरंत डिप्लोमा मिल जाएगा। आप तीसरी साल तक पढ़ पाए तो आपको डिग्री मिल जाएगी, आप चौथी साल तक पढ़ लिए तो आपको रिसर्च वाला मिल जाएगा, और कोई हो कि जो 1 साल ही पढ़ पाए तो उसको तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब आपकी हर 1 साल की क्या रहेगी, कदर रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बता दूं, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन पहले 2 साल का होता था, और जैसे MSc की जाती थी उसमें 2.5 साल लग जाते थे, ऐसा होता था। देखो अब जब BA BSc BCom नहीं रहे तो MA MSc MCom कहाँ से रहेंगे, ये सिस्टम हट गया। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 तरीके से हो गया, 1 साल का और 2 साल का। अब मैं समझाता हूँ 1 साल का 2 साल का कैसे। किसी कैंडिडेट ने सपोज डेट 4 साल की ग्रेजुएशन की है तो उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। किसी कैंडिडेट ने सपोज डेट ग्रेजुएशन 3 साल की है तो उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन 2 में आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल के होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों 5 साल के होंगे। कोई 4 साल की ग्रेजुएशन करता है तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी, कोई 3 साल की ग्रेजुएशन करता है तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, MPhil को हटा दिया गया है, PhD पहले की तरह 4 साल की है। इसके अलावा GDP का टोटल 6% खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि कौन कौन से ऐसे कमीशन थे जिसने बात की थी कि शिक्षा पर GDP का टोटल 6% खर्च किया जाना चाहिए।
कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाए थे। 2 कमीशन थे ऐसे जिन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति दे दी गई कि विदेशी विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। कोई भी विदेश अच्छा जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर अपनी ब्रांच खोल सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या रखी है कि केवल जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं वो ही अपनी यहाँ पर ब्रांच खोल पाएंगी, ठीक है। कोई सिक्योरिटी फंड नहीं लिया जाएगा। पहले कोई भी यूनिवर्सिटी यदि भारत में अपनी ब्रांच खोलती थी तो उससे सिक्योरिटी फंड के रूप में 50 करोड़ रुपए लिए जाते थे, ठीक है। यदि 50 करोड़ ना ले तो वो लेके भग जाए। जैसे एडमिशन कर ली, स्टूडेंटों ने एडमिशन करवा दिया, फीस आई और लेके भग गई, ठीक है। इसलिए वो सिक्योरिटी फंड लेते थे। लेकिन जब वो सिक्योरिटी फंड लेते थे पहले 50 करोड़ रुपए, तो कोई यूनिवर्सिटी रिस्क नहीं लेती थी, यार क्यों जाए बिगर काम, पहले 50 करोड़ रुपए देंगे फिर पता नहीं कमा पाएँ या ना कमा पाएँ। लेकिन अब वो सिस्टम हटा दिया गया और रूल बना दिया गया कि भाई जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है ना वो अपनी ब्रांच यहाँ पर खोल सकती हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। जो यहाँ की यूनिवर्सिटी जो बिल्कुल फ्री बैठी है ना, जो रिजल्ट पर फोकस नहीं कर रही, वो स्टिक हो जाएंगे। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का एक विशेषता से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की विशेषताओं, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन था। जिसकी अंडरस्टैंडिंग सही है उसने सही किया है। कोठारी आयोग से क्वेश्चन आया था, उसमें यह कथन दिया था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षा से निर्मित होता है। ये किसने कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग लेवल से क्वेश्चन आया था, जिसमें रिफ्लेक्टिव लेवल से क्वेश्चन आया था। जो कल का पेपर था उसमें भी टीचिंग लेवल से क्वेश्चन आया था, आज भी आ गया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना किससे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन आया था। कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और वो भी एक न्यूमेरिकल टाइप का आया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। मैथ में परसेंटेज, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, जो मैथमेटिकल रीजनिंग थी उसमें कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था और एक परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। किससे? परसेंटेज से रिलेटेड। इसके बाद में यदि बात करूँ DI, तो DI थी वो परसेंटेज बेस पर थी, बिल्कुल इजी सा आया था, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था। जिसकी DI थोड़ी सी की स्ट्रॉन्ग है, DI को तो छोड़ो, जिसका कैलकुलेटिंग, जो कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है वो सही है, कैलकुलेशन सही ढंग से करना आता है, वो उसने DI बिल्कुल शानदार तरीके से ठीक किया होगा, ठीक है। तो ये था आज के हमारे मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस। तुरंत फिक्स 6 बजे मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस ले आऊँगा, बिल्कुल इसी तरीके से। यदि वहाँ से भी कोई नए टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल इसी शानदार तरीके से मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दो, जिससे कि लाइक व्यूज़ बढ़े। भाई सीधी सी बात है, ठीक है, मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स भाई। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।